हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मई मंथ की अपनी क्विज सेशन। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है, जून एंड जुलाई की ऑलरेडी हो चुकी है। मई मंथ की हमारी छूट गई थी, तो इसको आज हम लोग, आज नहीं 10 डेज़ में हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इकोनॉमी के लेसन के साथ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा और एट द एंड ऑफ द लेसन आप लोग को बताना है कि आउट ऑफ टोटल आप लोग को कितने मार्क्स आए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीएसएल के बारे में। इट मीन्स की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि एट प्रेजेंट आज की डेट में सारे डोमेस्टिक स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक और सारे फॉरेन बैंक्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि 40% तक जो उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका टारगेट को उन लोगों को मीट करना है। साथ ही क्रेडिट इक्विवेलेंट जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है उसको भी यहाँ पे जो है उनको मीट करना है, जो भी यहाँ पे हायर होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड है कि जो रीजनल रूरल बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको ज़रूरत है कि वो यहाँ पे 75% तक का जो यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स है उनके टारगेट को यहाँ पे अचीव करना है। तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो करेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कि कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि बताया जा रहा है कि सारे डोमेस्टिक स्कीड्यूल बैंक है, सारे फॉरेन बैंक है जिसको कि इस तरीके का पीएसएल नॉर्म को आपका मीट करना होता है, बट ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से देखें पीएसएल यानी कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे प्रायोरिटी देना है लेंडिंग करने के लिए, जैसे कि आप लोग देखते हो कि एग्रीकल्चर में लेंडिंग करना ज़रूरी है या फिर आपका जो है एमएसएमई सेक्टर हो गया, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सारे सेक्टर्स को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। 40% तक का यहाँ पे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट हो जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हो, जो भी यहाँ पे हायर होगा वो यहाँ पे आप लोग देखो कि 31 मार्च से पहले था, इसको मैंडेट किया गया था कि वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो भी है यानी कि डोमेस्टिक स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक के द्वारा जिसकी यहाँ पे 20 ब्रांचेस हो या फिर 20 से ज़्यादा हो, यानी कि सारे स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं आते हैं, सारे फॉरेन बैंक नहीं आते। क्राइटेरिया बस ये है कि वो फॉरेन बैंक और वो डोमेस्टिक स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक जिनकी यहाँ पे 20 ब्रांचेस है या फिर उससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे इस तरीके का टारगेट मीट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे बिल्कुल सही रखा गया था कि 40% का टारगेट मीट करना है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि रीजनल रूरल बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनको यहाँ पे 75% का जो टारगेट है उनको यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। केसीसी स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, इसका एम है कि एक अच्छा खासा एडुकेट और टाइमली क्रेडिट जो सपोर्ट है यानी कि वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है बैंकिंग सिस्टम से और सिंगल विंडो के थ्रू जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो फार्मर्स के लिए, वो भी उनका ओवरऑल जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है जैसे क्या क्या है, जैसे उनके प्रोड्यूस के लिए जो मार्केटिंग करनी है या फिर फार्म एसेट को मेंटेन करना है, कंजप्शन रिक्वायरमेंट जो कि फार्मर के हाउस होल्ड के लिए है, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है। तो इनमें से कौन कौन सी है जिसमें कि यहाँ पे किसानों को यहाँ पे टाइमली क्रेडिट दिया जाता है, वो भी सिंगल विंडो के तहत। तो आप लोग को ये बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करूँ तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर फार्मर्स की बात करें तो ऑब्वियस है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है उनको मार्केट से लिंक करना है। सेकंड है कि फार्म का एसेट को मेंटेन करके रखना है, जैसे कि यहाँ पे जितना भी इनपुट लगाया जाता है किसानों के द्वारा तो उनको आउटपुट मिलना चाहिए, उनकी जो भी एसेट है उसको मेंटेनेंस तो करना ही है। कंजप्शन कितना रिक्वायरमेंट है, यानी कि फार्मर्स की हाउस होल्ड यानी कि एक किसान के घर में जितने भी लोग हैं उनकी कंजप्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे फुलफिल करना है। और पोस्ट हार्वेस्ट जो एक्सपेंसेस हो रहा है यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि कटाई करने के बाद जो यहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं उसको भी यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बैंक कैटेगरी वाइज रखा गया है, शेयर कितना है केसीसी में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आते हैं थर्ड क्वेश्चन में जो कि यहाँ पे है आपका रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ओके, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको डिपैम कहते हैं वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है और ये एक नोडल डिपार्टमेंट है जो कि स्ट्रैटेजिक जितना भी सेल होता है उसको ये देखते हैं। सेकंड है कि डीपैम और नीति आयोग की बात करें तो ज्वाइंटली यहाँ पे इन दोनों के द्वारा पीएसओ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जिसमें कि ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जितने भी शेयर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया गया था, अब उस गवर्नमेंट की जो शेयर है ना वो अपने शेयर को बेचेंगे और पैसे वापस लेंगे। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सब बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया।
डीपैम है जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और यही नोडल डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस किया जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करने के लिए पीएसयू आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके अंदर जो है इस तरीके का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो इसको कौन देखेगा, इसको यहाँ पे डीपैम और नीति आयोग के द्वारा जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इनमें से क्या एक्टिविटीज़ और रिपोर्ट है जो कि सीएसओ के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो फर्स्ट है यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड है कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिक्स, एंड फोर्थ यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो सीएसओ का आप लोग को सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फोर्थ पे आप लोग ध्यान रखाइए, लगाइए। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसका, कौन सा ऐसा है जिसमें कि सीएसओ के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। तो ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। सीएसओ के द्वारा यहाँ पे सीपीआई का रिपोर्ट यहाँ पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तो दो स्टेटमेंट तो आप लोग दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, यहाँ भी है सेकंड एंड थर्ड यहाँ भी है, तो आप लोग को फर्स्ट बताना है कि फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जिसको कि जीएसटी के अंदर सब्स्यूम नहीं किया गया है। फर्स्ट है सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेकंड है प्रॉपर्टी टैक्स जो कि लोकल बॉडीज़ के द्वारा लगाया जाता है, थर्ड है सर्विस टैक्स, एंड फोर्थ है यहाँ पे टैक्सेस ऑन लॉटरी, एंड फिफ्थ है यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स। तो कौन सी ऐसी टैक्स है जो जीएसटी के अंदर नहीं आपका सब्स्यूम किया गया है, नहीं आपका यहाँ पे जोड़ा गया है? तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सक्लूड ज़रूर करना है, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अपनाइए, फिर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए सर्विस टैक्स, क्या सर्विस टैक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया? तो हाँ जी, यहाँ पे इंक्लूड तो किया ही गया है। तो थर्ड आप लोग एलिमिनेट कर दो, तो जैसे ही एलिमिनेट किए दो ऑप्शन बच गया। अब यहाँ पे आपका 1 to 5 यहाँ भी है, 1 to 5 यहाँ पे है, तो फोर्थ में आपको ध्यान रखना है। तो क्या लॉटरी में, लॉटरी को यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है? तो आपको ये बताना है। तो लॉटरी को भी सब्स्यूम किया गया है। तो क्या क्या सब्स्यूम नहीं किया गया है? तो सिर्फ यहाँ पे 1 to 5 है। इट मीन्स कि सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडी, और प्रोफेशनल टैक्स, ये तीन है जिसको कि सब्स्यूम नहीं किया गया है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से ऐसे टैक्स है जिसको सब्स्यूम किया गया है। तो सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, एडिशनल एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, और एडिशनल सेंट्रल कस्टम ड्यूटी है जिसको यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, और साथ ही स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है। ठीक है, स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है जो स्टेट की वैट होती थी उसको यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है। एंटरटेनमेंट है, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, और लॉटरी के ऊपर, बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको भी यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है। तो इतने आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टैक्स जो कि सब्स्यूम नहीं किया गया है वो आप लोग को ये भी याद रखना है। कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वैट है जो कि अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसमें नहीं किया गया, स्टैम्प ड्यूटी है, और प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स भी है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 में आते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के बारे में करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है इसको आपका बनाया गया था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत। सेकंड है कि यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जो भी टैक्स का रेट अगर कम हो रहा है तो उसको यहाँ पे जो है कस्टमर तक ये पहुँच रहा है कि नहीं, इस टैक्स का रेट जो कम हो रहा है, इसके लिए इंश्योर करती है ये अथॉरिटी। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका जीएसटी के अंदर रखा गया है, ना कि IGST के अंदर, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, सिल्ली देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन घुमाया जाता है तो आप लोग वहाँ पे फंस सकते हो। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एक्ट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो इसको सेक्शन 171 जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 है उसके अंदर बनाया गया, और यही इंश्योर करने के लिए जो टैक्स रेट कम किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 18% में कोई गुड्स है, अगर उसको 12% में किया गया, कोई 12% है तो उसको 5% में किया गया, तो ये जो रिडक्शन हो रहा है क्या वो बेसिक लेवल में शॉप में हम लोग जैसे कस्टमर को ये मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, आइए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। तो करेक्ट आपको बताना है फर्स्ट है यहाँ पे कि ये मिनिमम प्राइस होता है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शुगर केन परचेज करती है फार्मर से। सेकंड है कि फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस जो है ये फिक्स्ड होता है, जो कि यहाँ पे कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के थ्रू यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है, तो उसी के बेसिस में इसको फिक्स किया गया है।
थर्ड है कि कुछ स्टेट जो है वो अपना स्टेट एडवाइज्ड प्राइस यहाँ पे अनाउंस करते हैं जो कि जनरली हायर होता है एफपीआर से। तो करेक्ट बताना है, एक्चुअली इशू यही था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इसके बारे में कि कुछ स्टेट अपना ही मनमानी चलाते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे स्टेट प्राइस एडवाइस प्राइस रखते हैं, जो कि यहाँ पे आपका जो फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस है उससे ज़्यादा होता है। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस कहने का मतलब है कि शुगर केन को उगाने के लिए फार्मर्स को जितने ज़्यादा इनपुट लगाने के लिए खर्च किया गया है उतना उनको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। साथ ही आते सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो आपका एफआरपी फिक्स किया जाता है ये सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे ही किया जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी आ गया। आइए देख लेते हैं फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, ये मिनिमम प्राइस है जिसमें कि आपके शुगर केन के रेट जो है ना वो यहाँ पे शुगर मिल के द्वारा आपका परचेज़ किया जाता है, वो भी फार्मर से। जो यहाँ पे आप लोग देखो कि शुगर मिल जो यहाँ पे परचेज़ करते हैं शुगर केन को, तो वो यहाँ पे फार्मर से जो करते हैं वो एफआरपी के बेसिस पे करते हैं, ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो परचेज़ किया जाता है। इसको फिक्स किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। और शुगर केन एफआरपी जो यहाँ पे डिटरमाइन होता है वो शुगर केन कंट्रोल 1966 के तहत होता है। तो हम लोग बहुत बड़ी आर्टिकल इसको डिस्कस किए थे कि शुगर केन में क्या क्या यहाँ पे इशू है और किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, आई होप कि आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हो तो मई मंथ की विजन आइज की मैगजीन मंथली मैगजीन्स की डिस्कशन देख लीजिएगा। 8 क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करेक्ट बताना है। फर्स्ट कि एनपीसीआई एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, वो किसके अंदर है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। सेकंड है कि ये आपका इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉर प्रॉफिट कंपनी, वो भी यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इसका इंटेंशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है हर एक इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, वो भी फिजिकल साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए। थर्ड है कि एसबीआई की बात करें तो ये कोर प्रमोटर बैंक है इसका, तो आपको 8 का करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत जो है ये आपका इनिशिएटिव आरबीआई और यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन का है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। आइए देख लेते हैं एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी हमारे कंट्री में ऑनलाइन पेमेंट होता है वो इसी कंपनी के तहत होता है, इसी के तहत देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कंपनी जो यहाँ पे फोकस करती है, एक सेकंड, यहाँ पे जो आपका एनपीसीआई का ऑब्जेक्टिव है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए है। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ये प्रॉफिट कंपनी के लिए है। प्रॉफिट कंपनी के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, तो ये प्रॉफिट कंपनी नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इसमें देख सकते हो कि 10 कोर प्रमोटर बैंक भी है, इसमें एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है और सिटी बैंक है और एचएसबीसी भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आईटीए के बारे में है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो है ये प्लूरीलैटरल आपका एग्रीमेंट है जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये इन्फोर्स किया गया है। सेकेंड है कि इस एग्रीमेंट का एम यही है कि सारे टैक्सेस और टैरिफ को कम करना है जो भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का है, और वो भी सिग्नेटरीज को जीरो में। थर्ड है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को इम्पोज नहीं करते हैं, जो कि फोटोवोल्टाइक सेल और मॉड्यूलर्स यहाँ पे आपका मॉडल्स के ऊपर है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो करेक्ट आप बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। आइए देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की बात करें तो ये प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट है जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा ये इन्फोर्स किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखो कि 1 जुलाई 1997 से ये इंटर हुआ है, और इस ट्रीटी का एम यही है कि टैक्सेस को कम करना है, टैरिफ को कम करना है, वो भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जिनके द्वारा ये क्लासीफाई किया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ को, जो कि यहाँ पे सोलर सेल और मॉडल्स को जो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए बस इतनी ही रहने देते। तो आपको बताना है कि 9th क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, आप चाहते हो कि इसको कंटिन्यू करूँ, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर कल भी आप इसी तरीके से कोई सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि टाइम पर आप लोग को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।